उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे केसीआर कहते हैं। और जोरदार तालियों के साथ आप सभी को संबोधित करने के लिए सम्मानीय तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब यहाँ पे मौजूद है। आप सभी को मैं फिर से गुजारिश करती हूँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार आने लाने वाले मुख्यमंत्री सम्मानीय केसीआर साहब का आप स्वागत करें। सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य के इस पावन भूमि को, पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सौभाग्य है मेरे साथ आए हुए मंत्रिमंडल, आमदार खासदार तेलंगाना राज्य के बालके जी ने हमारा बहुत ही अच्छे अंदाज में स्वागत किया और बहुत ही ब्रह्मांड नायक विठोबा जी के चरण में माथा टेकने का हमें जो दर्शन दिलवाए, उस चीज के लिए मैं उनके आभारी हूं। मैं धन्यवाद भी उनको देता हूं। महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस किसान विभाग के अध्यक्ष श्री मानिकराव कदम जी, हमारे सीनियर नेता श्री शंकरअण्णा दोंडगे जी, आपके लोकप्रिय नेता, आपके दिल जीतने वाला नौजवान ताकतवर नेता भगीरथ बालके जी, आवाज कम आई है, ये भगीरथ है, आगे चल के पूरे चंद्रबाग का पानी मंगलवाड़ में लाने वाले हैं। इनके नाम ही भगीरथ है। मंच पर उपस्थित नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और माओ, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इन दिनों मैं एक प्रार्थना सबसे पहले आपसे करूंगा। मेरे जो भी शब्द है आपके सामने, आप सुन के यही मत भूल जाइए। अपने गांव जाके जरूर अपने मित्र और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए, अपने गांव में चर्चा कीजिए, इतना मेरा प्रार्थना है। इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है, मैं हर सभा में कह रहा हूं महाराष्ट्र में, कि आज हमारे देश के लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है। देश का कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के हम गुमराह हो गए, हम भटक रहे हैं अंधेरे के रास्तों में। क्या हो रहा है इस देश में, एक बार प्रति भारतीय को इस बारे में सोचने की बहुत सख्त समय आ चुका है। ये वक्त है उस समय का। आजादी का जंग एक वक्त था, जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए। उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। इसलिए कि आजाद हुए हम भारत 75 साल गुजर गए। 75 साल कोई कम समय नहीं होता है। दुनिया भर में कई देश हैं जो हमारे सामने ही कहां से कहां पहुंच गए, जैसा कि साउथ कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है। हमारे से जियोग्राफिकली कनेक्टेड है, हिमालय का उस पार में चीन है। आज चीन का, एक समय में चीन हमसे करीब थे 1982 तक। उसके आज का चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं, इस बात को हर किसी को सोचना चाहिए। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई ना कोई जीत ही जाता है। कितने पार्टियों को हमने सपोर्ट किया, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुझे एक पार्टी बताइए जिनको अवसर नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस तो पूरे 50 साल राज किया, उसके बाद में राष्ट्रवादी को भी आपने मौका दिया, शिवसेना को आपने मौका दिया, भाजपा को भी आपने मौका दिया। करना चाहते तो इनमें से कोई एक तो करते। उल्टा ये कह रहे हैं तेलंगाना के जैसे छोटे से राज्य में, कम समय में, नया नवेले राज्य में किसानों के भलाई के लिए सब कुछ किया जा सकता है।
मैं मराठी बोल नहीं सकता लेकिन समझ सकता हूं। बालके जी ने अपनी बातों में सारे बता दिए तेलंगाना में क्या क्या स्कीम चलता है। ये स्कीम तेलंगाना में 5-6 साल से जब चल रहा है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा राज्य है, स्थिर राज्य है, धनवान राज्य है, यहाँ किस चीज की कमी है? उल्टा ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना का जो भी मामला है वो भूल भुलैया है, अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। हाँ, जरूर निकलेगा दिवाला, मैं भी मानता हूं इस बात का। दिवाला निकलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का। बिल्कुल दिवाली होगा किसानों का, राज का दिवाला नहीं निकालेगा। हम कहां से ला रहे पैसे? सभी पूछने लगे हैं आज, उल्टा पलटा क्वेश्चन पूछने, लोगों को गुमराह करने। बालके जी बता रहे थे तेलंगाना की पार्टी है बीआरएस, तेलंगाना की पार्टी नहीं है बीआरएस। भारत बदलने का, भारत परिवर्तन का एक मिशन है, ये राष्ट्रीय पार्टी है। बड़े अजीब अजीब सवाल आते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। हम जब पंडरी दर्शन के लिए जब वहां से निकले, कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, आपने अखबारों में देखा, टीवियों में भी सुना। हाँ, आ जाए जरूर, दर्शन करें, लेकिन राजनीति ना करें। हम आके दर्शन कर रहे। पंढरीपुर में मेरे पीछे कई पत्रकार पड़े थे, मैंने वहां मुंह नहीं खोला, कुछ कहा भी नहीं उनको, वो नाराज भी हो गए मुझसे। लेकिन मैंने वो पुण्यस्थली है, क्षेत्र है, तब वहां मैंने कुछ राजनीति नहीं कहा, लेकिन यहां जरूर कहूंगा। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में? इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है? इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए? 3-4 महीने हो गए हम यहाँ शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है, कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम। इस बात से कोई घबराए नहीं। हम अगर टीम है, जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कई कई लोग कई कई नारे दिए, सिर्फ बीआरएस ही इकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहे बीआरएस के साथ, तो इसलिए उल्टा सीधे बात करने लगते हैं, पर अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये तेलंगाना या महाराष्ट्र तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है। आज के भारत के जितने भी समाधान, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि भारत का परिवर्तन। परिवर्तित भारत ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। हाँ, परिवर्तन चाहिए। इसलिए मैं 2-4 शब्द बताता हूं आपको। भारत में 41 करोड़ एकड़ कृषि योग्य भूमि है। हिंदुस्तान में जिस प्रकार से पानी की उपलब्धि है, हमारे पास बरसात होती है इंडिया में 1,40,000 टीएमसी की। आधा तो उसमें बाष्पीकरण होता है, लेकिन आधा पानी हमें प्राप्त होता है हमारे शुद्ध नदियों में बहते हुए। यानी कि भारत के हर एकड़ में अगर सरकार में दम हो, केंद्रीय राज्य के सरकारों का नीति सही हो, तो हर एकड़ में हिंदुस्तान के भरपूर पानी दिया जा सकता है। अभी आते आते रास्ते में बालके जी मुझसे कह रहे थे, मंगलवाड़े के इलाके में 25-35 गांव में पानी आने हैं, तो लाया जा सकता है, लेकिन नहीं कर रहे। यहाँ के सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है। क्या बात है? पानी जरूरत से ज्यादा है। 41 करोड़ एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है भारत में, हर एकड़ को दिया जा सकता है और पीने के लिए भरपूर पानी दिया जा सकता है।
मैं औरंगाबाद गया तो वहां बोले चंपाजी नगर उनका नाम बदल दिया, ठीक है। वहां गए तो कह रहे 8 दिन में एक बार पानी आता है। शोलापुर में भी 4-5 दिन के बाद पानी आता है। अकोला वाले मेरे दोस्त थे प्रकाश पोहरे, वो कह रहे थे अकोला में 10 दिन में एक बार पानी आता है। आजकल मुंबई और पुणे में पानी की सप्लाई में कटौती आ रही है। क्या बात है, पानी नहीं है देश में, ये क्या हो रहा है? इसीलिए मैं कहता हूं, साफ कहता हूं, भारत के जल नीति जो राष्ट्रीय जल नीति है उसको पूरा का पूरा उठा के बंगाल के खाड़ी में फेंक देना चाहिए और नया पॉलिसी बनना चाहिए। यही भारत का परिवर्तन है, पक्का चाहिए ये बात। देश में हमारे पास नहीं है पानी तो अलग बात है, पानी की उपलब्ध है, पानी को रखते हुए हम उससे क्यों वंचित है और क्यों वंचित हो जाए। अब तक नेताओं ने गुमराह कर दिया, जिनको जो कहना कह दिया। न पीने का पानी आता है, न सिंचाई के लिए पानी आता है। दूसरी चीज है बिजली। बिजली की क्या कमी है? बिजली बनाने के लिए 3-4 किस्म का बिजली होता है, लेकिन कई चीजों को लेके विवाद भी है। जैसे एटॉमिक पावर है, चेरनोबिल में रूस में जो विस्फोटन हुआ था उसको लेकर दुनिया भर में कुछ विवाद खड़ा हुआ है, उसको बाजू कर देते हैं। सोलार पावर है, दिन में आता है रात में नहीं आता है, दिन में भी वो भी हवा आ जाए तो तभी नहीं आता है। विंड पावर है, जो हवा से आने वाली पावर, हवा चली तो आई नहीं तो नहीं आई। हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर है, वो सिर्फ बारिश में जब नदियां बहने लगते हैं, प्रोजेक्ट भर जाते हैं, तभी कुछ मात्रा में मिलता है। लेकिन एक ही पावर है जो थर्मल पावर है, जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है और थर्मल पावर चलता है हमारे देश में, पूरी दुनिया। थर्मल पावर बनाने के लिए जो कोयला चाहिए, वो कोयला हमारे देश में अब तक पाया गया रिजर्व्स, कोयला रिजर्व्स हिंदुस्तान में 361 बिलियन टन का कोयला का उपलब्धि है। मैं यही बात आपसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, मेरे बात को जरूर चर्चा में ले आए गांव में कि जरूरत से ज्यादा पानी है। केसीआर ने कहा ये सच है कि झूठ है, चर्चा कीजिए, उसका निकालिए, पढ़े लिखे लोगों को पूछिए, इरिगेशन अधिकारियों से पूछिए। भारत में बिजली, आप चौंक पड़ोगे, आप चौंक जाओगे। जो आपके केंद्र सरकार, पीछे का केंद्र सरकार, राज्यों के सरकार जो गुमराह कर रहे हैं, जो निजीकरण कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। इसलिए मेरा प्रपोजल है, भारत परिवर्तन का ये भी एक हिस्सा है, पूरे राष्ट्रीय ऊर्जा पॉलिसी को भी बदल देना चाहिए। इसलिए कि हमारे पास जिस प्रकार का कोयला उपलब्ध है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल बिजली, सोलार का बिजली और थर्मल बिजली जो कोयला से बनता है, तीनों को संतुलित करके अगर देश के लिए दिया जाए, पूरे भारत के छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक, छोटे छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योगों तक, और पूरे जगह बिजली पर्याप्त देने के लिए 150 साल तक के लिए ये पर्याप्त है कोयला। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये मेरी कल्पना नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, कोयला मंत्रालय के आंकड़े हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस बात को आप अपने गांव में चर्चा कीजिए। क्यों हमको गुमराह किया जा रहा है? बिजली दे सकते हुए, बिजली बना सकते हुए क्यों निजीकरण कर दे रहे बिजली कंपनीज को? और हमारे देश में इतना भरपूर कोयला है जो 150 साल तक के लिए पर्याप्त है, उसके बावजूद क्यों कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाया जा रहा है? क्यों कोयला आज कई अन्य देशों से मंगाया जा रहा है? इस बात को हमको समझना चाहिए, ये रूट मुद्दे हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, किसान भाइयों, हम जब तक एकत्रित ना हो, हमारा समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। बड़ा दुख होता है, इतने धनवान महाराष्ट्र राज्य में किसान का आत्महत्या रोज का 8 का 7 का 9 का 10 का आंकड़ा में जाता है। क्या ये हमारा किस्मत है किसानों का? एक ही समाधान सब साफ कर सकता है, एक ही हमारा, अगर हम प्रतिज्ञा ले ले, सारे किसान चुनाव के समय इकट्ठे रहे, किसानों को, पार्टी को खड़ा करे, तब जाके हमारा बिल्कुल समस्या सुलझ सकता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं। तेलंगाना राज्य में वहां लोगों ने तेलंगाना राज्य भी प्राप्त किया, इकट्ठे होकर लड़के, उसके बाद में किसान सरकार बनाया। बालके जी ने सारा बता दिया वहां क्या क्या दिया जाता है। 24 घंटा हाई क्वालिटी वाला पावर फ्री में दिया जाता है। इस प्रकार का फ्री में दिया जा सकता है कि आप 50 हार्स पावर भी यूज करो किसान, कोई पूछने वाला नहीं है उनको।
10 नहीं 15 मोटर भी लगाओ, उसमें भी कोई पूछता नहीं है। किसान को जब फ्री बिजली देते हैं, फ्री दे देते हैं, दिल से दे देते हैं। चुनाव के लिए, वोटों के लिए नहीं देते, वोटों के समय में नहीं दिया हमने। ऐसे ही 10,000 रुपए हर एकड़ को उनके निवेश के लिए दे देते हैं, जो लागवड़ी आप कहते हो। उस प्रकार का किसान का किसी भी प्रकार का मृत्यु हो, एक्सीडेंटल नहीं, किसी प्रकार का सहज मृत्यु भी हो जाता है, हमने बीमा कर दिया है। पूरा बीमा का प्रीमियम सरकार ही भरता है। 5 लाख रुपए उनका क्रियाकर्म से पहले उनके घर में पहुंच जाता है। किसान का पैदावारी जो है, धान उगाते हैं तेलंगाना में ज्यादा, हर एक दाना पूरा का पूरा सरकार ही खरीदता है। वहां हमने 7,000 के ऊपर खरीद केंद्र खोले हैं। पूरे किसान अपने गांव में ही, वहीं कभी उनको ना मंडी जाना पड़ता है, ना सेठों के बीटों के पास में जाना पड़ता है, ना चिट्ठी लेके पैसों के लिए घूमना पड़ता है। मैं जानता हूं महाराष्ट्र में कैसे कैसे दिया जाता है। ये मैं जिस एरिया में खड़ा हूं, ये पूरा गन्ना का एरिया है। गन्ना के दाम के लिए हर साल क्यों किसानों को लड़ना पड़ता है? क्या कमी है? दम नहीं है सरकार में इतना भी? एक साल में बुला के सुलझ दे। हम लड़े या नहीं लड़े ये बात नहीं है। शरद जोशी के जमाने से कितने लड़ाइयां लड़े। प्याज उगता है, उसका दाम नहीं मिलता। प्याज के दाम के लिए हमारे किसान भाई नासिक से मुंबई तक पदयात्रा करते हैं, हजारों की संख्या में। उनके पैर से खून भी निकलता है, तभी सरकार को कोई एहसास नहीं। गन्ने का दाम क्यों नहीं देते? कहीं भी नहीं देते। गन्ने के पैसे कैसे देते? 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में देते हैं, एक बार नहीं आता है। ये क्यों?